नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। आंचल, निखिल, रीनू, सुरभि, विष्णु, राजकुमार, कैसे हैं आप लोग? है भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि किसी भी ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है उस ट्राइंगल का एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। जिस रेशियो में ट्राइंगल का बेस डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। ये बहुत समझने वाली बात है। अब जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जैसे मेरे दोस्तों ये ट्राइंगल है एबीसी, ये एक ट्राइंगल एबीसी है। बात समझने की कोशिश करिएगा। जिस रेशियो में ट्राइंगल का बेस डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। हाँ, सबको सुन पा रहा हूं। अगर आप इस तरीके से C1 खींच रहे हैं मेरे दोस्तों, C1, और मेरे दोस्तों ये 7 रेशियो, ये जो है आपका 5:7 का रेशियो है, सपोज 5:7 है बीडी से डीसी का रेशियो। अगर ये एरिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आप मुझे बताइए कि ये इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल एडीसी का एरिया कितना होगा? करो भाई। आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये कह पा रहे हैं कि मेरे दोस्तों यहां पे ट्राइंगल एबीडी और ये दोस्तों ट्राइंगल एडीसी हैं। आपने एक C1 खींची। अब बड़े ट्राइंगल एबीसी में C1 बेस को 5:7 के रेशियो बांट रही है तो एरिया भी 5:7 के रेशियो बटेगा। अगर इसका एरिया 42 है तो क्वेश्चन है एडीसी का एरिया क्या होगा? अगर बेस 5:7 में डिवाइड हुआ तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी 5:7 के रेशियो में डिवाइड हुआ होगा। कम से कम क्वेश्चन ढंग से पढ़ के आया करो भाई, रिवीजन करके आया करो। समझ में आया आपको ये बात? तो अगर सवाल में 5 की वैल्यू 42 दे रखी, कितने गुना है? 8.4 टाइम्स है, 8.4 गुना। तो ये भी 8.4 गुना हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 7 8 56 और 7 चौक 28, 56 में 2.8 जोड़ेंगे तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछने लगूं मेरे दोस्तों कि इस प्रकार से ट्राइंगल है भाई दोस्तों, इस प्रकार से ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ए बी सी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। और ये मेरे दोस्तों यहां पे एक लाइन खींची गई है बीडी, ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर, भाई इस ट्राइंगल का जो एरिया वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है भाई। और इस ट्राइंगल का एरिया जो है मेरे दोस्तों 29.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 29.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, ये बात समझ में आ गई है। आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों कि अगर ये लेंथ आपकी मेरे दोस्तों 7.5 सेंटीमीटर है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एडी की लंबाई क्या होगी? एडी की लंबाई क्या होगी? जवाब दीजिए। ये लेंथ अगर आपकी 7.5 सेंटीमीटर है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एडी की लंबाई क्या होगी? आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है दोस्त, जिसमें मैंने इस प्रकार से एक C1 खींची बीडी। मेरे प्यारे भाई, यहां CD की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है तो AD की लंबाई क्या होगी? तो आप सभी स्टूडेंट इस बात को भली भांति जानते हैं। इसका हम सवालों में भरपूर प्रयोग करेंगे। जितिन, पुराने लेक्चर पढ़ के आओ भाई प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। ऐसे मत बोलो कि समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं आया। बट ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है दोस्तों, ट्राइंगल का एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। आप ये देखो कि एक बड़ा ट्राइंगल एबीसी है, बड़ा ट्राइंगल एबीसी, हमने C1 खींची है मेरे दोस्तों बीडी, जो आप ये समझो कि इस बार साइड AC बेस है और उसके दो पार्ट हो रहे हैं, CD और AD। जो CD से AD का रेशियो होगा वही इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो कितना है? 15:29.4। कितना हो रहा है मेरे दोस्तों? जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डेसिमल से 0 आ जाएगा, 6 से जा रहा है मेरे दोस्तों, 25 है भाई। और 6 चौक 24, 6 निम्बा 54, 25:49, यानी कि एरिया का रेशियो 25:49 है। तो मेरे दोस्तों बेस का रेशियो भी जो है ये 25:49 ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अगर सवाल में 25 की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर दे रखी है, 0.3 गुना दे रखी है, तो 49 की वैल्यू भी 0.3 गुना आ जाएगी, यानी कि 14.7 सेंटीमीटर। तो एडी की जो लंबाई है प्यारे स्टूडेंट है 14.7 सेंटीमीटर आ जाएगी। बोलो
वेरी गुड दीक्षा। यस तरुण 14.7 है। ये कंसेप्ट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? जितने भी लड़के ये लेक्चर देख रहे हैं, ये वाला कंसेप्ट सभी स्टूडेंट को क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए। आप मेरे दोस्तों अगर रेशियो को सिंप्लीफाई ना करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं मेरे प्यारे में, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई जो एरिया का रेशियो वही साइड का रेशियो होगा, रेशियो सेम मेंटेन होना चाहिए, है ना। यहां 15 की वैल्यू 7.5 दे रखी है, आधा, तो ये भी 29.4 का आधा हो जाएगा, यानी कि 14.7 सेंटीमीटर। अभी अभी जो रेशियो बेस का है सेम वही रेशियो आपके एरिया का भी हो रहा है भाई। 15 का आधा 7.5 है, तो 29.4 का आधा 14.7। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है तो अब इस पे बेस्ड मुझे क्वेश्चन करके दिखाइएगा। सवाल नंबर 22, बताइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जवाब दीजिएगा। अगर एडी पूछे तो नहीं पूछेगा शिवम, क्योंकि नहीं निकाल सकते। हाँ, सवाल में आपको दे रखा है एक रेक्टेंगल है एबीसीडी जिसका एरिया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ओ जो है इसके डायगोनल बीडी पर एक पॉइंट है। रेक्टेंगल है, आयत, आयत जानते हैं आमने सामने की लंबाई चौड़ाई सेम होते हैं। इसका विकर्ण है, विकर्ण बीडी पर कोई बिंदु ओ है। सवाल में दे रखा है डीओ से ओबी का रेशियो 4:3। ये डीओ से ओबी का जो रेशियो है मेरे दोस्तों 4:3 है। भाई 30 डिग्री का एंगल है मेरे दोस्तों, ये ओसी भी है। ये 60 डिग्री का एंगल है मेरे दोस्तों, ये डीसीओ है। तो आपसे पूछा है कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताओ और इस रेक्टेंगल एबीसीडी का डायगोनल बताओ। आपको इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना है और डायगोनल बताना है। चलिए जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, करो फटाफट। देखिए मेरे प्यारे भी बहुत बेसिक सवाल है, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस ट्रायंगल को गौर से देखेंगे, डीसीबी को आप ये देखें कि एक टाइप की सीवियन है और सीवियन बेस को 4:3 में बांट रहे, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी 4:3 के रेशियो में होगा। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी 4:3 के रेशियो में होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा। और किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट, बीच के एंगल का साइन। अगर आप ट्रायंगल डीओसी का एरिया निकालेंगे तो डीओसी का एरिया क्या है मेरे दोस्तों? हाफ ऑफ में पूरा लिख के बता रहा हूं मैं भाई, चाहे समय ज्यादा लगे, डीसी गुणा ओसी, बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 60 डिग्री √3/2। ये ट्रायंगल डीओसी का एरिया है अपॉन मेरे प्यारे बच्चे। ये ट्रायंगल ओसीबी का एरिया क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर हाफ बीसी गुणा ओसी, बीच के एंगल का साइन, बीसी गुणा ओसी, बीच के एंगल का साइन मेरे दोस्तों साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मेरे दोस्तों 1/2। ये इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो है, जबकि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो होगा कितना? 4:3। भाई अगर बेस डीओ से ओबी का रेशियो 4√3 है तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी 4:3 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 4:3 होगा। प्यारे स्टूडेंट, किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? ट्राइंगल का एरिया 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट, बीच के एंगल का साइन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगर डीओ से ओबी का रेशियो 4:3 है तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी 4:3 होगा। एरिया कैसे निकाला? 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट, बीच के एंगल का साइन। कमल क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो प्लीज, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ठीक है भाई। ये हाफ हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, ओसी ओसी कैंसल आउट हो जाएगा, 2/2 कट जाएगा। तो यहां से डीसी से बीसी का रेशियो आ गया। रेक्टेंगल की लंबाई से चौड़ाई का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों √3, इधर चला जाएगा 4/3, √3 गुणा √3 3 हो जाएगा, 4:3। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई ये बात हमें, कोई डाउट? यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई से चौड़ाई का रेशियो, डीसी से बीसी का रेशियो 4:3 है। डीसी से बीसी का रेशियो 4:3, मतलब अगर ये लेंथ 4x है प्यारे बच्चों तो ये लेंथ 3x है। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई। तो इसका यानी कि डायगोनल कितना होगा? डायगोनल जो हो जाएगा 5x हो जाएगा, 4 3 5 888 होता है, 5 का मल्टीपल आएगा डायगोनल। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में आपसे पूछा है कि डायगोनल बताओ और पेरीमीटर बताओ। अभी डीसी से बीसी का रेशियो 4:3 आ गया,
ठीक है भाई, हमने ये निकाल लिया। अब बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है जी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया 192 दे रखा है, लंबाई 4x है, चौड़ाई 3x है, तो 4x गुणा 3x 12x स्क्वायर मेरे दोस्तों रेक्टेंगल का एरिया होगा, जो कि सवाल में 192 दे रखा है। कितने गुना है? 16 गुना है। 16 बार कट रहा है, तो यानी कि यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ गई। अगर x की वैल्यू मेरे दोस्तों 4 आ गई, तो डायगोनल मेरे दोस्तों आ जाएगा 5x 20 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है 20 सेंटीमीटर है, एक ही ऑप्शन में 20 है, यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो भाई। क्वेश्चन बेस का रेशो डीओ से ओबी का रेशो 4:√3 है, इन दोनों के एरिया का रेशो भी 4:√3 होगा। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर होता है चारों ओर की माप, परिमाप, रेक्टेंगल का परिमाप। चारों ओर की बाउंड्री को ऐड कर दो। बाउंड्री मतलब दो, लंबाई 2 बार आएगा, चौड़ाई 2 बार आएगा, यानी कि 8x + 6x पेरीमीटर हो जाएगा मेरे दोस्तों, परिमाप हो जाएगा 14x। दुगना ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। x 4 आया, यानी कि 14 चौका 56 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ जाएगा इस सवाल का। तो पेरीमीटर 56 है और विकर्ण आपका 20 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन और शानदार सवाल था। हाँ, 5 ट्रिपल लगा के आया है तरुण। सभी स्टूडेंट ने कर लिया होगा मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन अभी होल्ड पे रखेंगे। पहले हम ये बताइए 24वां सवाल बताओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 60 डिग्री कैसे? बेटा आर्यन, क्या आप बिल्कुल दिमाग को घर पे छोड़ के पढ़ाई करते हो? रेक्टेंगल जानते हो? आयत, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री होते। चारों एंगल 90 होंगे भाई। अगर ये 30 है तो 60 डिग्री नहीं बचेगा। आपको ऐसे डाउट आ कैसे जाता है ये बताइए। ऐसे डाउट लाने का मतलब है, आने का मतलब है कि आपकी नौकरी लगने की प्रोबेबिलिटी 0 है, कोई उम्मीद नहीं है आपकी। बताओ भाई, सवाल में कुछ कुछ खतरनाक हो तो ठीक है, आप ऐसे डाउट मन में कैसे ला सकते हो कि 30 डिग्री तो 60 डिग्री कैसे हो गया? क्या आपको ये पूरा आयत में पूरा पूरा 90 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा? ऐसी बातों पे आप अपना दिमाग लगाओगे, समय खराब करोगे, तो फिर कैसे नौकरी लोगे? ये आपकी मूर्खता को दर्शाता है कि आप एक नंबर के मूर्ख हैं। लकीर रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई आपको पता है, तो उसका परिमाप होगा ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, दुगना ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 4x है, चौड़ाई 3x है ना, तो पेरीमीटर 14x हो जाएगा। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग अपनी जिंदगी में? ये बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? दिए गए चित्र में एबीसी एक ट्राइंगल है। आपके सामने एक चित्र दिया गया जिसमें एबीसी एक ट्राइंगल है, जिसमें 5AD बराबर 4CD। यहां से देखिएगा, सवाल में दे रखा है कि 5AD बराबर 4CD। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपको दे रखा है, यानी कि यहां से एडी से सीडी का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? एडी बाई सीडी आ जाएगा 4/5। रिवर्स हो जाता है ना मेरे दोस्तों, है भी। एडी से सीडी का रेशियो 4 इधर 5 उधर, 4/5। साइड बीडी पर एक पॉइंट ई है और 2D बराबर 3B। डी से बी का रेशियो जो है, डी से बी का जो रेशियो वो कितना है? 3:2। ये 3:2 है। आप बोलोगे जी सर डी से बी का रेशियो। आपसे पूछा है कि ट्राइंगल एबीई, ये ट्राइंगल एबीई और पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो कितना होगा? ट्राइंगल एबीई और ट्राइंगल एबीई और ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा? सभी लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया? ढंग से देखो कि मैं इसलिए लिख रहा हूं कि सवाल को मुझे बड़ा करना है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों।
कंसेप्ट ऐसे सवाल पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं और आपको एक ही कंसेप्ट लगाना है कि जिस रेशियो में बेस उस रेशियो में एरिया डिवाइड होगा। पहले छोटा ट्राइंगल पकड़ेंगे फिर बड़ा ट्राइंगल। सवाल में दे रखा है कि एडी से सीडी का रेशियो 4:5 है। ये एडी से सीडी का रेशियो मेरे प्यारे भाई 4:5 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। डी से बी का जो रेशियो मेरे दोस्तों 3:2 है। ये 3:2 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पूछा क्या है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। पूछा है कि ट्राइंगल एबीई और ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा। रोहित 18 मिनट क्लास शुरू को निकल चुकी और केवल एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है अभी तक। आपको ये अगर फास्ट लग रहा है तो आप बिल्कुल भी गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ मत आइए, बहुत भीड़ है भाई, आप समय खराब मत करिए। चलिए आप अपने आप को फास्ट करने की आदत डालिए, इससे स्लो तो सिलेबस ही नहीं हो सकता। चलिए आपसे जो पूछा वो ट्राइंगल एबीई और ट्राइंगल एबीसी इन दोनों के एरिया का रेशियो पूछा है। इतनी बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप जानते कि ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। आप ये देखिए ट्राइंगल एबीडी को देखो दोस्तों, ट्राइंगल एबीडी को, छोटे ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल एबीडी को देखो, एबीडी को, ये एक सीवियन की तरह समझो, एक सीवियन है ए। ये बेस को 2:3 में बांट रही है, बेस को 2:3 में, तो एरिया भी 2:3 में डिवाइड हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2:3 में। एरिया भी इन दोनों ट्राइंगल का 2:3 के रेशियो में होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे प्यारे भाई अब बड़े ट्राइंगल को देखो एबीसी को, बड़े ट्राइंगल एबीसी को देखो, एक सीवियन है बीडी जो बेस को 4:5 के रेशियो बांट रही है। अगर देखिए रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये टोटल एरिया ना एबीडी का 4 का मल्टीपल हो जाता, क्योंकि बटे 4 है, ये 4 है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती। यानी कि मेरे दोस्तों मैं अपनी मर्जी से 4 से गुणा कर लेता हूं, चाहे 2:3 बोलो एरिया को, चाहे 8:12 बोलो, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ट्राइंगल है जिसमें 4:5 का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा भाई, ये 8 और 12 मैंने 4 से गुणा करके 20 बना दी। इस ट्राइंगल का टोटल एरिया क्या हो गया, 20 हो गया। 8 12 20। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो देखिए बेस 4:5 का रेशियो, एरिया भी 4:5 का रेशियो होगा। 4 की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू 25, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया 25 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 25। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो हम रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो सेम रहता है। तो सवाल समाप्त, सभी ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो आ गया। नहीं भाई भावेश, अब बताओ ट्राइंगल एबीई का एरिया कितना हो रहा है, 8। ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना है, 20 25 45। तो रेशियो आ गया इन दोनों ट्राइंगल का 8:45। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, सवाल आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे ही सॉल्व हो जाएगा। बोलो बच्चों सभी को समझ में आ गया। ये एरिया 8 है, पूरा 45 हो रहा है। वेरी गुड अमित। शिवानी लड़कियों का भी आंसर आ रहा है। चलिए ये बताइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 25, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है जी। हाँ धीरज वैसे भी कर सकते हैं। जतिन 2:3 था, मुझे 4 का मल्टीपल बनाना था इसलिए मैंने 4 से गुणा कर दी। धीरे धीरे आप सीखोगे, क्योंकि आपको रेशियो वगैरह कुछ नहीं आता है और इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। बाकी बच्चे तो बड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, मुझे भी बता रहे हैं कि सर ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। चलो अब जब आपको रेशियो ही नहीं आता तो थोड़ी बहुत समस्या तो आपको होगी, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाओगे। भाई एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें एस और टी 2 पॉइंट है, पी क्यू पे और पी आर पे। एस टी जो है वो पी आर पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया 320 है, पी आर 28 सेंटीमीटर है।
QS रेशियो PS 9:7, PT रेशियो TR 2:5। तो आपसे पूछा है ST की लंबाई क्या होगी, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने। मैं आपके सामने इस प्रकार से एक ट्राइंगल बना दे रहा हूं मेरे दोस्तों। ट्राइंगल है PQR। यहां पे S और T दो पॉइंट है मेरे दोस्तों PQ और PR पे, और इस प्रकार से कि ST जो है वो PR पे परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया मेरे दोस्तों यहां पे। अभी ये S है और ये T है, और मेरे दोस्तों जो ST है ये PR पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल है। सवाल में ये बोला गया है कि PR 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। PT से TR का रेशियो 2:5। तो मेरे प्यार में PT से TR का रेशियो 2:5 है, और QS से PS का रेशियो 9:7 है। QS से PS का जो रेशियो 9:7 है। सवाल में आपसे बोला है कि ST की लंबाई बताइए। अगर पूरे बड़े ट्रायंगल PQR का एरिया 320 है तो ST की लंबाई क्या होगी, बताओ जल्दी से। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, अगर आपका PR 28 सेंटीमीटर है, ध्यान सुनिएगा सवाल में क्या दिया है। सवाल में आपको दे रखा है कि PR की जो लंबाई है 28 सेंटीमीटर है। अगर ये PR 28 सेंटीमीटर है तो आप कोई मुझे बताएगा कि PT कितना होगा। भाई 2 + 5 हो गया 7। अगर 7 यूनिट की वैल्यू सवाल में 28 सेंटीमीटर दे रखी है 4 गुना, तो मेरे दोस्तों ये भी तो 2 का 4 गुना हो जाएगा ना, 8 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई भाई 28 सेंटीमीटर को 2:5 में ब्रेक करेंगे, 8 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ गया। इतना तो कोई भी कर सकता था। एक्चुअली हमें जो निकालना है वो निकालना है ये ST की लंबाई। ये क्या है, ये जो ट्राइंगल PTS एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया पता लग जाए बच्चों, एरिया, तो आप यहां से ST की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया बराबर 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स का प्रोडक्ट ये होता है। क्लियर है बात। तो यानी कि हमारी जिंदगी का मकसद जो है वो ट्राइंगल PTS का एरिया निकालना है। अब कैसे निकालेंगे भाई, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल कॉमन है, तो आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट। अभी मेरे दोस्तों यहां पे इस ये कॉमन एंगल के आजू बाजू यहां 7 और 2 है मेरे दोस्तों, और बड़े वाले ट्राइंगल में इसके आजू बाजू कितना है भाई, ये 16 है और ये 7 है। 16 गुणा 7 तो कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों, 7 से 7 यानी कि 1/8। तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया, छोटे बड़े ट्राइंगल के। क्लियर है। यहां पे पूरे बड़े ट्राइंगल PQR का एरिया 320 है। सवाल में 8 की वैल्यू 320 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 40। 8 चौक 32, एक की वैल्यू 40, यानी कि जो छुटका ट्राइंगल है PTS, इसका एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल अगर बना दिया जाए तो एरिया कैसे निकालते हैं, छोटे बड़े का कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट, यानी कि छुटके ट्राइंगल का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 40। स्टूडेंट्स अगर इसका एरिया 40 है इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल का, तो साइड्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। भाई 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट 80 होना चाहिए। 80 का आधा करेंगे तो ही तो एरिया 40 आएगा, मतलब ये 8 है तो ये कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। एरिया निकालोगे 1/2, 8 गुणा 10 करेंगे एरिया 40 आएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर ST की लंबाई है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ गया है ना, मजेदार सवाल, गोरा सवाल था आपकी तरह। ये बताइए अगला प्रश्न, सवाल है आपके सामने 26 नंबर, करना जरा दोस्तों।
बताइए। सर कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करें जसवंत? कैलकुलेशन इंप्रूव करने एक स्लो प्रोसेस है। एक दिन या 10 दिन में आप नहीं सीख सकते, 5-6 महीने का लंबा समय। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा टीसीएस के सवाल लगाएंगे, जितना ज्यादा कम से कम लिखने की कोशिश करेंगे, दिमाग को तेज चलाएंगे, बेसिक शब्द का इस्तेमाल कम करेंगे, है भाई, उतना आपको फायदा होगा। और जसवंत यहां तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, इसमें क्यों परेशान हो रहे हो? चलिए, ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है दोस्तों। ये क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। अब यहां पे बोला गया है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी आर ऑन द सेम बेस बीसी बट ऑन अपोजिट साइड ऑफ इट। आप ये बात समझे कि दो ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, एबीसी और डीबीसी। मेरे प्यारे भाई, वो सेम बेस बीसी पर है बट अपोजिट साइड है इसके। तो मेरे दोस्तों ये हो गया बेस बीसी। अब दो ट्राइंगल हैं, वो इसी सेम बीसी पर बने हैं लेकिन अपोजिट साइड, मतलब एक ट्राइंगल इस प्रकार से है, तो दूसरा ट्राइंगल मेरे दोस्तों इस प्रकार से है। बात समझे? एबीसी और डीबीसी सेम बेस बीसी है लेकिन वो जो अपोजिट साइड में, एक उधर एक इस तरफ। एडी और बीसी एक दूसरे को ओ पे काटते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने ए से डी को मिलाया, ये लाइन होगी एडी। और मेरे दोस्तों ये बीसी एक दूसरे को कहां काट रहे हैं? यहां काट रहे हैं जी, पॉइंट ओ पर। सवाल में दिया एओ की लंबाई ए सेंटीमीटर, डीओ की लंबाई बी सेंटीमीटर। एओ ए सेंटीमीटर है और मेरे प्यारे भाई डीओ जो है ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, सवाल में ये बोला गया कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया एक्स है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया एक्स है, तो ट्राइंगल डीबीसी का एरिया कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए। बिल्कुल एक हरफ इसमें नहीं लिखना है। बहुत सही, बहुत सारे स्टूडेंट ने देखते ही बता दिया कि बी टाइम्स ए होगा, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल, कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि भाई देखिए, डायरेक्ट सिंपल चीजें नहीं होती, आप एक एक छोटा छोटा ट्राइंगल दिखाई देखा करो। जिस रेशियो में अगर ट्राइंगल का ये ए है, ये बी है, अगर बेस ए रेशियो बी में डिवाइड हो रहा है तो एरिया भी तो ए रेशियो बी में डिवाइड होगा इन दोनों ट्राइंगल का। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? भाई आप ऐसे समझो मेरे दोस्तों, थोड़ी बुद्धि लगाओ, भगवान ने बुद्धि लगाने के लिए दी है। ये ट्राइंगल देखो एबीडी, आप ट्राइंगल एबीडी को देखो, ट्राइंगल एबीडी को आप बोलोगे जी सर ट्राइंगल एबीडी मुझे दिख रहा है, ये C1 है बीओ। अभी अगर ये बेस ए सेंटीमीटर बी सेंटीमीटर है तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी ए रेशियो बी के रेशियो में होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही। सेम इसी तरीके से आप ट्राइंगल एसीडी को देखो, ट्राइंगल एसीडी को, ट्राइंगल एसीडी को, C1 है सीओ। अगर बेस ए सेंटीमीटर बी सेंटीमीटर, ए रेशियो बी के रेशियो में, तो एरिया भी ए रेशियो बी के रेशियो में होगा। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये भी ए रेशियो बी है, ये भी ए रेशियो बी है? तो ऊपर वाला ट्राइंगल एबीसी और नीचे वाला ट्राइंगल डीबीसी वो ए रेशियो बी के रेशियो में ही होगा। अभी ऊपर वाला ट्राइंगल एबीसी और नीचे वाला ट्राइंगल डीबीसी ये भी ए रेशियो बी के रेशियो में होगा। आप बोलोगे जी सर, भाई ट्राइंगल एबीसी का एरिया एक्स बोला है, आपसे क्या पूछा? आप तो ट्राइंगल डीबीसी का एरिया पूछा है, तो ट्राइंगल डीबीसी का एरिया कितना आ जाएगा? बीएक्स अपॉन ए, बीएक्स अपॉन ए। ठीक है भाई, समझ में आ गया? कोई समस्या? तो काफी बेसिक और साधारण सा सवाल था मेरे दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अच्छा इजी क्वेश्चन था, वन लाइनर। ये बताइए अगला सवाल। सवाल है 27 नंबर प्यारे बच्चों, कौन करेगा? हाँ जसवंत, बिल्कुल प्री के पेपर में सवाल आया हुआ है, कौन करेगा दी? भाई इन ट्राइंगल एबीसी में डी एक पॉइंट है साइड बीसी पे इस प्रकार से कि बीडी से डीसी का रेशियो 3:4 है। ईडी पर एक पॉइंट इस प्रकार से कि ए से ईडी का रेशियो 2:3 है। तो आपसे ट्राइंगल ईसीडी और ट्राइंगल एबी इन दोनों के एरिया का रेशियो पूछा है। जवाब दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या आंसर है?
देखिए मैं आपके सामने मेरे दोस्तों इस प्रकार से ट्रायंगल बनाऊंगा, गोरा ट्रायंगल बनाऊंगा मैं, ध्यान सुनेगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। आप बोलोगे बहुत सही सर। साइड बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी से डीसी का रेशियो 3:4 है, तो बीडी से डीसी का रेशियो होगा 3:4। अच्छा, ये बोला गया कि एडी पर कोई पॉइंट ई है, तो हमने दोस्तों यहां से मिला दिया इस एडी को, ये ए से डी हमने मिला दिया। अब एडी पर कोई पॉइंट ई है कि ए से ईडी का रेशियो 2:3 है, तो ये ई हो गया। ए से ईडी का रेशियो 2:3 है, तो आपसे पूछा है, बताइए जी, कि ट्राइंगल ईसीडी और ट्राइंगल ए बी के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो देखिए हम यहां से मिला लेते हैं, यहां से ये मैंने यहां से मिला दिया और ये मैंने यहां से मिला दिया, तो ये हो गया जी ट्राइंगल ईसीडी। इस ट्राइंगल और ट्राइंगल ए ई बी, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, करो। ट्राइंगल ईसीडी ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ई बी भाई ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। मुकेश जी ने सबसे पहले आंसर दिया, मुकेश जी नौकरी कंफर्म। 2020 के प्री के पेपर का सवाल है भाई, सी ऑप्शन आ रहा है 2:1। ऐसे ही जुझारू लोगों की आवश्यकता है। वेरी गुड प्यारे बच्चों, ये देखो सबसे पहले आप इस ट्राइंगल के बारे में चर्चा करेंगे, ट्राइंगल एबीडी। कहीं से भी शुरू हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस रेशियो में बेस, जितना मैं बोलूं उतना ही देखो, बाकी अंधे हो जाओ, वो दिखना नहीं चाहिए इसके अलावा कुछ भी। आप ये देखो ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी, बाकी सब कुछ मत देखो, ट्राइंगल एबीडी। ये सीवियन है बीई, ये बेस को 2:3 में बांट रहे, तो एरिया भी 2:3 में बटेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। नाउ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे भाई, ठीक है भाई, अब इसको देखो ट्राइंगल बीईसी को, ट्राइंगल बीईसी, ट्राइंगल बीईसी, जितना बोलूं उतना, बाकी सब भूल जाओ। ट्राइंगल बीईसी, ट्राइंगल बीईसी, बीईसी, ये सीवियन है मेरे दोस्तों। ये बेस 3:4 के रेशियो में है, तो एरिया भी 3:4 के रेशियो में होगा इन दोनों ट्राइंगल का। अगर इसका एरिया 3 है तो इसका कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यानी कि मेरे दोस्तों इसका एरिया आया है 4। मैं पहले ट्राइंगल ईसीडी लेना, इसका एरिया 4 है और ट्राइंगल ए बी का एरिया 2 है, तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा, 2:1। ये आंसर हो गया। सी ऑप्शन आंसर है। हाँ मेरे प्यारे भाई, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करके एग्जामिनर, यहां तो काफी सिंपल रेशियो बन रहा है, अगर ऐसे ना देके मेरे दोस्तों, अगर आपको रेशियो इस तरीके से दे देता 5:8, चलो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, पढ़ने के अलावा और काम क्या है सूरज, और कोई काम है आपके के पास। भाई इस तरीके से, ये थोड़ा सा चेंज करके मैंने बताया। अब इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, अब ध्यान से सुनेगा। बिल्कुल खुशबू वैसे भी कर सकते हैं। देखिए ये देखो, ये ट्राइंगल एबीडी है, ये ट्राइंगल एबीडी सीवियन है। ये सीवियन दोस्तों बेस को 2:3 में बांट रही है, तो एरिया भी, अच्छा 5:8 नहीं, 8:5 करो, 8:11 करो, 8:11 चेंज करता हूं मैं, वो और आसान हो रहा है। 8:5 नहीं, सॉरी ठीक कर रहा हूं मैं, 5:8 ही करो दोस्तों, 5:8। भाई ये 2:3 का रेशियो, तो एरिया भी 2:3 के रेशियो में डिवाइड होगा, एरिया भी 2:3 के रेशियो में डिवाइड होगा। आप ट्राइंगल एबीडी को देखेंगे, बेस 2:3 का रेशियो, एरिया भी 2:3 के रेशियो में डिवाइड होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल भूल जाइए। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर, जितनी जरूरत हो, जो पूछा जाए केवल वो देखो। यहां देखिए ट्राइंगल बीईसी, ये 5:8 के रेशियो में, तो इन दोनों का एरिया भी 5:8 के रेशियो में होना चाहिए भाई, लेकिन ये 3 है। अगर ये 5 का मल्टीपल हो जाता तो कैलकुलेशन आसान हो जाती।
आप एक रेशियो को अपनी मर्जी से कैसे भी गुणा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर ये 2-3 का रेशियो है, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया 2-3 का रेशियो है, 5 से गुणा कर दोगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। चाहे 2:3 बोलो, चाहे 10:15 बोलो, बात तो एक ही है ना भाई। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया चाहे 2:3 में हो, चाहे 10:15 हो, बात तो एक ही। अब इससे क्या हुआ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मतलब मेरे दोस्तों 10 है, ये 15 है। अब देखिए ट्राइंगल बीईसी को, ट्राइंगल बीईसी को, ये C1 है, देखिए इतना बीईसी देखना है। बेस 5-8 के रेशियो में, एरिया भी 5-8 के रेशियो में। 5 की वैल्यू यहां 15 है 3 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी 24। तो ये एरिया स्टूडेंट्स 24 आ गया, 24। यानी कि ट्राइंगल ईसीडी का एरिया 24 आ गया और ट्राइंगल एईबी का एरिया आ गया मेरे दोस्तों 10। तो 24:10 का मतलब इस सवाल का आंसर हो जाता फिर 12:5, 12:5 इस क्वेश्चन का आंसर होता। समझ पा रहे हैं? एडीबी ट्राइंगल नहीं ले सकते हैं। एडीबी की जरूरत क्या है, जब आपको ईसीडी के बारे में निकालना है तो ये क्यों लेंगे भाई? जब आपको छोटा बढ़िया एक्सप्रेस वे मिल रहा है तो आप खच्चर सड़क से क्यों जाओगे? अगला सवाल, ये बताइए, ये कोई मेंस के हाई फाई सवाल नहीं है, दीज आर मिनिमम लेवल। बिल्कुल तरुण भाई, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज मीडियन, ई एफ जी आर मिड पॉइंट ऑफ एडी एई एंड डीई रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल बीएफजी? देखिए बहुत ही बेसिक सवाल है, इससे आसान सवाल शायद ही कोई बनेगा। मेरे दोस्तों मैं आपके सामने इस प्रकार से एक ट्राइंगल बना देता हूं दोस्तों एबीसी। दिस इज ए गोरा ट्राइंगल एबीसी, जिसमें बोला गया है कि एडी एक मीडियन है। तो एडी जो है इस ट्राइंगल की माध्यिका है, मीडियन। अब मीडियन की कहानी क्या होती है कि ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में, साइड के दो बराबर टुकड़े कर रही है। अगर साइड के दो बराबर टुकड़े हो रहे हैं तो एरिया भी दो बराबर पार्ट में डिवाइड होगा। अगर आप किसी ट्राइंगल की माध्यिका खींचते हो मीडियन, मीडियन बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1:1। ठीक है, मेहनत करो आर्यन। ठीक है, एडी मीडियन बोला है। ई एफ जो है इस पे पॉइंट है मेरे दोस्तों, ई एफ और जी, ठीक है ना। एडी एई और डीई के मिड पॉइंट हैं, तो मेरे दोस्तों एडी का मिड पॉइंट है ई। आप बोलोगे जी सर मिड पॉइंट, और एई का मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों एफ, ठीक है, और ऐसा ही है। और डी का मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों जी, डी का मिड पॉइंट है जी, ये सब मिड पॉइंट है। क्लियर है? एडी का मिड पॉइंट ई है, एई का मिड पॉइंट एफ है, और डीई का मिड पॉइंट जी है। तो ये इक्वल डिस्टेंस पे सब इक्वल है मेरे दोस्तों, ये सब इक्वल है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा ट्राइंगल बी एफ जी, ट्राइंगल बी एफ जी, और मेरे प्यारे बच्चों का एरिया क्या होगा पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया का, बी एफ जी। तो आप बी से एफ को मिला लीजिए। इस ट्राइंगल बीएफजी का एरिया जो है पूरे बड़े ट्राइंगल का कितना होगा? सभी बच्चे समझ के मेंटली कर सकते हैं। कोई सी ऑप्शन बोल रहा है, कोई बी ऑप्शन बोल रहा है। भाई अगर ये 1:1 का रेशियो है, भाई अगर ये 1 है, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये 1:1 का रेशियो है तो एरिया भी तो 1:1 के रेशियो में होना चाहिए ना। अरे बोलो बच्चों, इफ दिस इज 1, ये 2 पार्ट हो गया, ये 1:1 का रेशियो, एरिया भी 1:1 का रेशियो। भाई ये एडी मीडियन है, मीडियन। अगर ये टोटल 4 हो रहा है तो ये भी 4 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ट्राइंगल बीएफजी का एरिया 2 है, जबकि पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 8 है, यानी कि कितना हो गया 1/4। तो ट्राइंगल बीएफजी का जो एरिया होगा वो पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/4 होगा। ऑप्शन नंबर
सी यहां पर सही है, आधा नहीं होगा बॉयज। ठीक है, पूरा जो है वो 8 हो रहा है, ये 2 ही हो रहा है, यानी कि बीएफजी का एरिया पूरे बड़े ट्रायंगल का 1/4 हिस्सा है। मीडियन जो होती है माध्यिका ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। बहुत ही बेसिक सवाल है। आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये बताइए, हाँ इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। असली सवाल तो ये है, अभी तक तो मजाक था। ये करिए, जल्दी से। दिए गए चित्र में बीडी रेशियो डीएफ रेशियो एफसी 7:3:2। बीडी डीएफ एफसी का रेशियो 7:3:2 है। ए से ईसी का रेशियो 5:4 है। एंगल ईएफसी का बाइसेक्टर, ये जो है एंगल ईएफसी का ये बाइसेक्टर है एफजी है भाई। एफसी से एफई का रेशियो 1:2 है। एफसी से एफई का रेशियो 1:2 मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है भाई। और ट्रायंगल एबीसी का एरिया 1620 है। एफसी से एफई का रेशियो 1:2 है। पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया 1620 है, तो आपको ट्रायंगल एफजीसी का यानी कि शेडेड एरिया आपको बताना है कि शेडेड एरिया कितना होगा। मैं डायग्राम को बड़ा कर दे रहा हूं। सवाल में दिया है कि बीडी डीएफ एफसी 7:3:2 और ए से ईसी का रेशियो 5:4 है। ठीक है ना। आप सभी लोग सवाल को ढंग से पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं सवाल को यहां से हटाने वाला हूं। ठीक है, आपके पास सीट भी होगी, उसमें से भी देख सकते हैं। बताइए। चलिए, सवाल में बोला है कि ये रेशियो जो है 7:3:2 है। 7:3:2। बीडी रेशियो डीएफ रेशियो एफसी 7:3:2। ए से ईसी का जो रेशियो 5:4 है। ए से ईसी का जो रेशियो 5:4 है। ये मेरे दोस्तों आपका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है भाई। पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया 1620 है। पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया 1620 है। तो आपको निकालना ये शेडेड एरिया। ये शेडेड एरिया कितना होगा, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों ध्यान से। अब देखिए, छोटी छोटी बातों को कंसीडर करेंगे, छोटे छोटे। आप ये समझो कि ये बड़ा ट्रायंगल है मेरे दोस्तों एबीसी, मुझे यहां जाना है कोने में, तो धीरे धीरे ना कोने में घुसूंगा, एक साथ थोड़ा ना घुस जाओगे भाई। पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया एबीसी का 1620 है। आप ऐसे समझो कि एक सीवियन है, ये एक सीवियन है मेरे दोस्तों एडी, ये सीवियन है। सीवियन बेस को किस रेशियो में बांट रही है, 7 है। ये 3:2 है, ये 5 है। ये टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। तो आप मुझे बताओ इस ट्रायंगल एडीसी का एरिया कितना होगा। ट्रायंगल एडीसी का एरिया कितना होगा। अगर आपके सामने एक ट्रायंगल है, ये 7 है 5 है, तो आप मुझे बताओ ये एरिया ट्रायंगल एडीसी का एरिया कितना होगा। तो आप समझ नहीं सकते कि 5 पार्ट लेना है। बेस टोटल 12, 12 में से आपको 5 पार्ट लेना है, 5/12। ये क्या आ गया मेरे दोस्तों, ये ट्रायंगल एडीसी का एरिया आ गया। ट्रायंगल एडीसी का आपके सामने जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये ट्रायंगल एडीसी का एरिया निकल गया। कोई भी स्टूडेंट इस बात को निकाल सकता था। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसके बाद ट्रायंगल एडीसी को देखो ध्यान से। ट्रायंगल एडीसी है, ये समझो कि एक सीवियन है डी, ये सीवियन है डी। ये जो सीवियन है बेस को 5:4 में बांट रही है। बेस को ए से ईसी का रेशियो 5:4 है। तो क्या आप ट्रायंगल ईडीसी का एरिया नहीं निकाल सकते। आप मुझे बताओ, क्या आप ट्रायंगल ईडीसी का एरिया नहीं निकाल सकते। ये सीवन डी बेस को 5:4 के रेशियो बांट रहे, तो आपको ये चाहिए डीईसी का एरिया कितना होगा मेरे दोस्तों। तो आपका जवाब होगा सर टोटल 9 है, 9 में से आपको 4 पार्ट लेना है, 4/9। इसका 4/9 करना होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये क्या आ गया, ये ट्रायंगल ईडीसी का एरिया आ गया। ट्रायंगल ईडीसी का, आप बोलोगे हां जी सर ईडीसी निकल गया। अब देखिए तमाशा देखते जाओ, ईडीसी निकल गया। अब देखो ये सीवियन है,
ऐसे समझो कि ये मेरे प्यारे भाई आपका ट्रायंगल ईडी से ये C1 है, C1 ये C1 है EF, ट्रायंगल DEC को देखेंगे C1 है EF, बेस को 3:2 में बांटे, 3:2 में। क्या आप EFC ट्रायंगल EFC का एरिया नहीं निकाल सकते? क्या आप ट्रायंगल EFC का एरिया नहीं निकाल सकते? केवल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। EFC का बेस 3:2 के रेशियो में, टोटल 5 है, 5 में से आपको कितना लेना है? FC 2 है, 2/5 पार्ट, इसका 2/5 करेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात समझ में आ गई। टोटल 5 है, 5 से 2 पार्ट ले लेंगे, EFC का रेशियो आ गया। बोलो बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। इसके बाद जब मुझे ये सब पता चल गया, ये हटाओ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ट्रायंगल EFC का एरिया मैंने आपको निकाल दिया, ठीक है? हाँ जी बोलो, अरे गधो कुछ तो बोला करो। ट्रायंगल EFC में ये वाली जो लाइन है EFC में FG एंगल बाइसेक्टर, FG एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। अगर FC से FE का रेशियो 1:2 है, FC से FE का रेशियो 1:2 है, तो रेशियो भी 1:2 होगा। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को इसी रेशियो बांटेगा। आप बताओ, मेरे पास ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये ट्रायंगल EFC का एरिया है। ये समझो कि एक C1 है, बेस को 1:2 में बांट रही है, तो ये एरिया कितना होगा? टोटल 3 पार्ट में से आपको 1 पार्ट लेना है। ये टोटल 3 है, 3 में से आपको कितना लेना है? 1, यानी कि इसका 1/3। आप बोलोगे हाँ जी सर, केवल रेशियो को ब्रेकअप करते चले जाओ, रेशियो है इसमें, ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा ये यहां से? 12 पंजे 60, 60 दिए 180, 180 निम्मा 162, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा 1620 से 1620, तो 5 चौक 20 दूनी 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत सवाल एक ही लाइन का, इतना ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है। ट्रायंगल को बेस के रेशियो में बांटते चले जाओ, बस बात खत्म। अबे गधो, ये ट्रायंगल EFC का एरिया आपको पता है, ये C1 है, बेस 2:1 में बांटे तो पूरा कितना है? 3। आपको चाहिए कितना? 1, तो 1/3 होगा ना इसका एरिया, 1/3। अमित रोहित क्या हो गया आपको? क्या गोबर आदमी हो भाई, पता नहीं क्या करोगे तुम लोग जीवन में। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? नहीं जतिन, सब कुछ ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग गई है कोने में, ये बताइए अगला सवाल। नेक्स्ट। इतना समय नहीं कि हम इन्हीं चीजों को उलझे रहे, सिलेबस भी निपटाना है यार। थोड़ा मेहनत करो भाई, पढ़ो खुद से। नहीं दीपक, यहां पे बहुत सारा है। ठीक है भाई, चलिए अगला दोस्तों हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है आपके सामने? मैं आपके सामने सेम पैरेलल लाइन के बीच, दो पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस पर बने ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। मैं आपके सामने दो पैरेलल लाइन खींचता हूं, दो पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखाएं मैंने आपके सामने खींची, दो पैरेलल लाइन मैंने खींची। तो इन पैरेलल लाइन के बीच आप कितने भी ट्रायंगल बनाइए, सबकी हाइट सेम होगी। तो मेरे दोस्तों, मैंने यहां पे एक बेस पकड़ लिया AB, ये मेरे दोस्तों मैंने बेस पकड़ लिया AB, ये बेस है AB, ध्यान सुनेगा।
इस बेस पर मैंने ये वाला ट्रायंगल बनाया एबीसी। आप बोलोगे जी सर ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया एबीसी, इसी बेस ए बी पर मैंने एक दूसरा ट्रायंगल बनाया है मेरे प्यारे बच्चों ए बी डी। सेम बेस पर दो ट्रायंगल बने, एक तो एबीसी और दूसरा ट्रायंगल बना है मेरे दोस्तों यहां पर इस प्रकार से ये ए बी डी, ए बी डी सेम बेस पर। तो दोनों ही ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, बुद्धि लगाई, बहुत बढ़िया सवाल है। दो पैरेलल लाइन के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच सेम बेस पर अगर आप दो ट्रायंगल बनाओगे मेरे दोस्तों तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। सेम दो पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस पर दो ट्रायंगल बनाओगे तो उस सवाल में दिया हुआ है तेजस, को क्वेश्चन को पढ़ लिया करो भाई, ठीक है भाई। क्यों? देखिए किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है मेरे दोस्तों, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पे मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल बनाए, दोनों का बेस सेम है, दोनों सेम बेस पर बने हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। दोनों, चूंकि दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच बने हैं, सेम पैरेलल लाइन के बीच दोनों ट्रायंगल बने, इसलिए दोनों ट्रायंगल की जो हाइट है मेरे दोस्तों वो सेम होगी। ट्रायंगल की हाइट क्या होती है कि जिन दो पैरेलल लाइन के बीच वो ट्रायंगल बना उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है, इस वजह से इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा। तो कंसेप्ट ये कहता है मेरे प्यारे भाई कि मेरे दोस्तों दो पैरेलल लाइन के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच सेम बेस पर अगर दो ट्रायंगल बनेंगे तो उनका एरिया सेम होगा। क्यों होगा वो आपके सामने मैंने समझा दिया है। चलिए अगर आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया है तो इसी पर बेस्ड ये सवाल है 30 नंबर, जरा इसे करके बता दीजिए क्या होगा आंसर। मैं बताता हूं आपको, आपके तो बस की है नहीं तो मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। ये देखिएगा मैंने दोस्तों आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल पी क्यू आर। दोस्तों ये एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें एस जो है साइड क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो ये जो एस है ये साइड क्यू आर का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। इससे आप क्या सीखोगे, तो मेरे दोस्तों यहां से जब मैंने मिलाया एस तो पीएस जो है मीडियन हो गई। मीडियन से आप ये सीखे कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है। क्यूएस और एस आर बराबर बराबर है, पीएस माध्यिका है, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है। बेस अगर 1:1 के रेशियो में है तो एरिया भी 1:1 के रेशियो में होगा, ठीक है ना। ये जो एस है मेरे दोस्तों मिड पॉइंट है साइड क्यू आर का। इसके बाद टी जो है साइड क्यू आर पर एक ऐसा पॉइंट है कि पीटी जो है वो एस एक्स के पैरेलल है। एक्स जो है मेरे दोस्तों पी आर पर एक पॉइंट है, ध्यान सुनेगा। पी आर पर सपोज कोई पॉइंट एक्स है, पी आर पर कोई पॉइंट एक्स है, तो ये लाइन होगी मेरे दोस्तों एस एक्स, एस एक्स। अब बोला है कि साइड क्यू आर पर एक पॉइंट टी इस प्रकार है कि पीटी एस एक्स के पैरेलल है। तो सपोज यहां एक पॉइंट टी हो गया इस प्रकार से कि मेरे दोस्तों ये जो पीटी है, ये जो पीटी है ये एस एक्स के पैरेलल हो गए, दोनों लाइन पैरेलल होगी। सवाल में ऐसा बोला गया है साइड पी आर पर एक पॉइंट एक्स है और साइड क्यू आर पर एक पॉइंट टी है, इस प्रकार से कि पीटी और एस एक्स समांतर है। तो ऐसे ही डायग्राम खींचा जा सकता है। बोला यह है कि अगर ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया, ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया 6.4 है तो आपसे पूछा है कि ट्रायंगल आर टी एक्स, ट्रायंगल आर टी एक्स का एरिया बताइए कितना होगा। करो, ट्रायंगल आर टी एक्स का एरिया कितना होगा। सवाल के अकॉर्डिंग एस मिड पॉइंट यानी कि जो एस आर की लंबाई है वही क्यू एस की लंबाई है, एस मिड पॉइंट है। आपसे पूछा है ट्रायंगल आर टी एक्स का एरिया कितना होगा अगर पूरे बड़े ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया 6.4 है। करो, आर टी एक्स मतलब मेरे दोस्तों आप यहां से इसको मिलाइए, ठीक है। चलो तो ये एरिया है मेरे दोस्तों आर टी एक्स, समझ में आ रहा है ये वाला।
ये एरिया कितना होगा आरटीएक्स? करो मेरे प्यारे भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो ट्राइंगल आरटीएक्स है ना मेरे प्यारे बच्चे, एक्चुअली ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल से मिलकर बना। आरटीएक्स में दो ट्राइंगल है, एक तो आरएसएक्स, एक टीएसएक्स। एक तो ट्राइंगल आरएसएक्स है मेरे दोस्तों इसमें, और दूसरा ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई इसमें टीएसएक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ये जो आरटीएक्स है दो ट्राइंगल, एक तो आरएसएक्स है, दूसरा इसमें टीएसएक्स है। अभी अभी एक सेकंड पहले कंसेप्ट समझाया हूं मेरे दोस्तों कि दो पैरेलल लाइन के बीच, अगर आपके सामने दो पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखाएं है भाई, तो सेम बेस पर बने ट्राइंगल का जो एरिया है मेरे दोस्तों वो सेम होगा। है भाई, ये जो ट्राइंगल आरटीएक्स है ये दो उससे मिलके बना है मेरे प्यारे भाई, एक तो आरएसएक्स और दूसरा ये टीएसएक्स। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है तो किसी बेस द्वारा सेम बेस से बने ट्राइंगल, सेम बेस पर दो बने ट्राइंगल जो वो इक्वल होंगे मेरे दोस्तों। यहां पर अब थोड़ा लॉजिकली सोचने की आदत डालो। ये लाइन पीटी और ये लाइन एसएक्स पैरेलल हैं। ये जो ट्राइंगल टीएसएक्स है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करें, एक ही बार समझा पाऊंगा और आपको एक ही बार में समझ लेना है। ये देखिए, इस बेस एस एक्स पर, इस बेस एस एक्स पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो ट्राइंगल मेरे दोस्तों ये हो गया एस टी एक्स, एक तो ट्राइंगल ये हो गया एस टी एक्स, और इसी बेस एस एक्स पर ये दूसरा ट्राइंगल बनना है मेरे दोस्तों, दूसरा ये हो गया एस पी एक्स। क्या इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सेम होगा। एस एक्स यहां पे कॉमन आ रहा है। अगर आपके सामने दो ट्राइंगल हैं और मैंने दोस्तों आपके सामने बेस पकड़ लिया, तो इस बेस से अगर ये ट्राइंगल बन रहा है तो सेम इसी बेस से ये जो ट्राइंगल बनेगा, काला और नीला दोनों बराबर बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, जो एरिया एस टी एक्स का है वही एरिया एस पी एक्स का है, कि बेस सेम और हाइट सेम। यानी कि मेरे दोस्तों एस टी एक्स की जगह मेरे दोस्तों आप क्या लिख सकते हो? एस पी एक्स लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, यही तो इस सवाल का लॉजिक था मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, यानी कि क्या बन गया? ट्राइंगल आर एस एक्स और ट्राइंगल एस पी एक्स किसके बराबर हो गया? तो आप कहोगे सर ट्राइंगल एस पी आर के एरिया के बराबर आ गया। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एस पी आर, और एस पी आर जो होगा वो पूरे बड़े ट्राइंगल का आधा है, पी क्यू आर का आधा, यानी कि 6.4 का आधा, 3.2 स्क्वायर सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये ट्राइंगल आर एस एक्स और ये एस पी एक्स क्या हो गया? पूरा ट्राइंगल आर एस पी बन गया, जो कि क्या है मेरे दोस्तों? एस पी आर, पूरे बड़े ट्राइंगल का आधा। अगर आपके सामने एक बड़ा ट्राइंगल है, उसकी आपने माध्यिका खींची है, तो हाफ हाफ एरिया भी 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। पूरे का 6.4 है, तो ये जो एस पी आर इसका एरिया 3.2 हो जाएगा। तो वेरी बेसिक सवाल, समझ पाए ना? जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया वही लगा है। अब भी कुछ बच्चे कहेंगे ये तो ठीक है सर, बेसिक क्या है? बेसिक से पढ़ाओ, बेसिक से समझाओ, बेसिक है, बेसिक बेसिक मारो सर मुंह पे हमारे। अबे तुम्हारी ऐसी, क्या आपके बात समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल आपके सामने मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया था, 23 नंबर। एक्चुअली मेंस 2017 के पेपर में सवाल आया था। इस सवाल बहुत ही एक लेवल ऊपर है। ये बताइएगा, आपके सामने एक ट्राइंगल पी क्यू आर है भाई, उसके अंदर इस तरीके से कुछ कुछ खींच के एक छोटा ट्राइंगल बना दिया एस टी यू। सवाल में दिया है एस टी 8 टी यू 9। मैं डायग्राम को बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है ना, ज्यादा बड़ा भी नहीं कर सकता। एस टी 8 टी यू 9, चलिए सवाल में आपको दे रखा है एस टी 8 है मेरे दोस्तों, और ये जो टी यू है ये आपका 9 है।
ठीक है। और SU जो है मेरे दोस्ते 12 है, SU 12 है, जो लेंथ है मैं उसी के ऊपर लिख रहा हूं। मेरे प्यारे भाई QU 24 है, QU 24 है, QU 24 है, 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है भाई। SR 32 है, SR 32 है, 8 है तो 24 हो जाएगा। TR 8 + 24 32। PT 27 है, PT 27 है, 9 है तो 18 हो जाएगा, 9 + 18 27। ये आपको दे रखा है। तो पूछा क्या है? पूछा यह है कि ट्राइंगल PQU और ट्राइंगल PTR इन दोनों के एरिया का रेशियो बताइए। ट्राइंगल PQU, ट्राइंगल PQU और ट्राइंगल PTR इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो बताना है। मतलब इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आपको बताना है, PUQ और PTR। चलिए जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। देखिए मैं आपको बहुत छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा, बहुत छोटा सा, जिससे कि इस टाइप के सवाल आप आसानी से कर पाओगे। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। हालांकि आप यहां पे बेस रेशियो से भी कर सकते हो, वो भी एक तरीका है। यहां पे मैं आपको 2 क्वेश्चन समझाना चाहूंगा, 2 क्वेश्चन चलेगा प्यार से। देखिए जब भी 2 ट्राइंगल एक दूसरे से सटाके बनाए जाते हैं, जब भी 2 ट्राइंगल एक दूसरे से सटाके बनाए जाएंगे, इस प्रकार से समझ लीजिएगा मेरे दोस्तों। ये ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई ABC और दूसरा ट्राइंगल है BD। ये 2 ट्राइंगल एक दूसरे से सटाके बनाए गए, सटाके, ध्यान समझिएगा। ट्राइंगल ABCBD, यहां एक वर्टेक्स कॉमन है, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। जब भी 2 ट्राइंगल एक दूसरे से सटाके बनाए जाते हैं, ध्यान समझिएगा, कंसेप्ट है, लिख लो अपनी कॉपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आप उन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBE, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBE, 2 ट्राइंगल एक दूसरे से सटाके बनाए गए मेरे दोस्तों, सटाके। जैसा कि यहां आपको चित्र पे दिखाया गया, एक वर्टेक्स कॉमन है, एक वर्टेक्स कॉमन। तो ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ AB गुणा BC, बीच के एंगल का साइन, बीच के एंगल का साइन, साइन थीटा। आप बताओ छोटे ट्राइंगल DBE का एरिया क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर हाफ DB गुणा BE, बीच के एंगल का साइन, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। आप बोलोगे हां जी सर ये बात मैं अच्छी तरीके से समझ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि हाफ हाफ कैंसल आउट हो जाएगा। साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो ये AB गुणा BC और ये DB गुणा BE से ये क्या आ गया? AB गुणा BC और अपॉन DB गुणा BE। मैं लिख दूं ये AB गुणा BC अपॉन DB गुणा BE। आ गया। यानी कि अगर 2 ट्राइंगल एक दूसरे सटाके बनाएंगे, सटाके बनाने का मतलब है कि उनमें एक वर्टेक्स कॉमन है या वर्टेक्स भी कॉमन है, तो एरिया जो होगा वो कॉमन वर्टेक्स के आजू बाजू के साइड का प्रोडक्ट होगा। कॉमन वर्टेक्स के आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट, यहां पे बी के आजू बाजू, यहां देखिए AB है या BC, AB गुणा BC, या कॉमन वर्टेक्स बी के आजू बाजू DB है गुणा B, तो DB गुणा B, ये एरिया का रेशियो होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो ये सवाल सॉल्व करने के लिए, और बहुत बेसिक तरीके से हो जाएगा। आपको निकालना है ट्राइंगल PQU और ट्राइंगल PTR के एरिया का रेशियो। भाई इनमें तो कोई वर्टेक्स कॉमन है नहीं, कॉमन होने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों ही ट्राइंगल, भाई ये दोनों ही ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों ही SUT से रिलेटेड है, SUT से। तो इस बात का जवाब दीजिएगा अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ ट्राइंगल PUQ, ट्राइंगल PUQ और ट्राइंगल SUT के एरिया का रेशियो बताओ क्या होगा? जवाब दो, 1 सेकंड में आप बता दोगे जल्दी से। अरे भैया दीपक चुपचाप पढ़ लो। ये ट्राइंगल PUQ और ट्राइंगल SUT के एरिया का रेशियो क्या होगा? जल्दी से। ये वाला U वर्टेक्स कॉमन है, ये वर्टेक्स कॉमन है, इसके आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट ये 18 है, ये 24 है, 18 गुणा 24 है भी मेरे दोस्तों। और छोटे ट्राइंगल में SU2 में इसके आजू बाजू क्या? 12 गुणा 9, ये 12 गुणा 9, तो 9 दूनी 18, 12 दूनी 24 आएगा, 4:1। कितना आ गया? 4:1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई।
सेम इसी प्रकार से मैं निकाल सकता हूं कि ट्राइंगल पीटीआर, ये जो ट्राइंगल पीटीआर है और ये जो ट्राइंगल है मेरे दोस्तों एसटीयू, ट्राइंगल एसटीयू, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा? जवाब दो। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला वर्टेक्स कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल में। जितना बोलू उतना ही देखो, ट्राइंगल पीटीआर और ट्राइंगल एसटीयू, ट्राइंगल पीटीआर ट्राइंगल एसटीयू, टी वर्टेक्स कॉमन है, सीधी रेखा है। अरे यही तो कंसेप्ट है भाई। ट्राइंगल पीटीआर ट्राइंगल एसटीयू, ये देखिए ये वर्टेक्स कॉमन है, तो इस कॉमन वर्टेक्स के आजू बाजू ये कितना है? 27 से कितना? 24, 27 गुणा 24। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, केवल लिख लिख के मैं बता रहा हूं। और छोटे में इसके आजू बाजू 8 गुणा 9, 8 गुणा 9, 8 तिया 24, 9 तिया 27, यानी कि आ जाएगा 9:1। ये आ जाएगा जी 9:1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा है ट्राइंगल पीयू क्यू और ट्राइंगल पीटीआर के एरिया का रेशियो। देखिए दोनों ही जगह एसयूटी कॉमन है, यहां भी 1 है यहां भी 1 है, तो ट्राइंगल पीयू क्यू का एरिया 4 हो गया, पीटीआर का एरिया 9 हो गया, तो आंसर आ गया सी ऑप्शन 4:9। ये ट्राइंगल पीयू क्यू और पीटीआर के एरिया का रेशियो 4:9 आ गया। सवाल समाप्त। ठीक है, अब ये एक बेसिक सवाल है जो 2017 के पेपर में आ चुका है, एक लाइन में 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा ये। लेकिन असली सवाल तब बनेगा जब ये पूछ लिया जाए, ये बताओ कि ट्राइंगल एसयूटी और ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल पी क्यू आर के एरिया का रेशियो क्या होगा। ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो मेरे दोस्तों अब आपको तीसरा ट्राइंगल भी यहां पे लेना है। देखिए ट्राइंगल क्यू एस आर, ये वाला वर्टेक्स कॉमन है, ये वाला वर्टेक्स सटा हुआ है यहां पे। ये सेम इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि ये जो ट्राइंगल क्यू एस आर है, क्यू एस आर, और ये जो है ट्राइंगल यूएसटी, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या है? इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो का एक कॉमन है, तो इसके आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट ये 12 है और ये 32 है, 12 गुणा 32। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, अपॉन, मेरे प्यारे बच्चों यहां इसके आजू बाजू क्या है? ये 12 है, ये गुणा 8 है, 12 गुणा 8। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही भाई, यहां पे इसके आजू बाजू 12 है, ये 32 है, यहां इसके आजू बाजू सेम इसी एंगल के 12 गुणा 8, ये भी 4:1 आ जाएगा, 12 12 कट जाएगा, 4:1, 4:1। यहां बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीनों अलग अलग रेशियो है। यूएसटी का एरिया 1 है, ट्राइंगल एसयूटी का एरिया 1 आ गया। आपसे पूछा पूरे बड़े ट्राइंगल पी क्यू आर का रेशिया, पूरे बड़े ट्राइंगल पी क्यू आर का रेशिया। तो मेरे दोस्तों ये बताओ पी क्यू आर क्या है? बड़ा जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, इन चारों ट्राइंगल के एरिया का सम है, चारों ट्राइंगल के एरिया का सम। तो 4 9 13, 4 17 और 1 18, यानी कि 1:18 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 1:18। चौदह रेशियो एक, कौन सा 14:1 बता रहे हो आप लोग? है भाई, ट्राइंगल एसयूटी तो सभी में 1 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 9 13 है, ये 4 17, ये 1 18, चारों को ऐड करोगे ना 18 आ गया। तो 1:18, 1:17 नहीं है बच्चों, पूरे बड़े ट्राइंगल का जो एरिया वो इन चारों ट्राइंगल का ऐड करना है। इसका है भाई एसयूटी का सभी जगह 1 1 है, अगर सेम नहीं होता तो हम रेशियो को सेम कर लेते, ठीक है ना। यहां पर ऑलरेडी बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका एरिया जो है वो 1 पार्ट है मेरे दोस्तों। इसका 4 9 4, तो 4 9 13, 4 17, 1 18, पूरे का 18 हो गया। भाई क्या बोल रहे हो, एस यू टी का है ना 1। क्या खाते हो यार तुम लोग। भाई ट्राइंगल एस यू टी का एरिया ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है मेरे दोस्तों। भगवान यार कैसे कैसे राक्षस पढ़ रहे हैं। ये 1 है, इसका एरिया 4 है, इसका 9 है, इसका भी 4 है, तो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या 18 नहीं हो गया? 18, ये 1 है।
आदित्य कह रहे ट्रायंगल कब खत्म होगा? आदित्य अभी ट्रायंगल शुरू हुआ है। ठीक है, इसी के साथ ये कंसेप्ट मेरे दोस्तों आपका समाप्त होता है। आगे चलेंगे, सीट समाप्त। नेक्स्ट डालेंगे सब लोग अपनी कॉपी में। अभी तक जो चल रहा था वो तो ट्रेलर था। हाँ, ये मेंस का क्वेश्चन है, प्री का नहीं है। ठीक है, एक लेवल मैंने आपको आगे जाके सवाल समझाया कि ये भी आगे बन सकता है। ठीक है भाई, हाँ मेंस का है। बैलेंस कैसे करते? सेम रेशियो को सेम कर लेते अगर अलग अलग होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। असली ज्योमेट्री तो अब शुरू हो रही है। यहां तक तो जब वो ट्रेलर था, अभी तक कुछ भी नहीं था। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की समरूपता। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे सबसे ज्यादा सवाल अभी तक आता है। अभी तक जो था वो इंपॉर्टेंट नहीं था, असली इंपॉर्टेंट चीज अब शुरू हो रही है। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की समरूपता। सभी बच्चों ने पूरा 9th क्लास के सिलेबस में पढ़ा है, थेल्स थ्योरम, मध्य बिंदु परिमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन अब मेरे दोस्तों यहां पे अच्छे अच्छे सवाल आपको कराए जाएंगे। सबसे पहले सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ने से पहले आपको यह समझना होगा कि सिमिलरिटी क्या होती है मेरे दोस्तों, सिमिलर क्या होता है, समरूपता क्या होती है। समरूपता, आप ध्यान सुनेगा। आपने रामायण देखी है, रामायण में हनुमान जी कभी अपने आकार को बड़ा कर लेते, कभी अपने आकार को छोटा कर लेते। उनका साइज बेशक बड़ा छोटा हो जाता था, लेकिन उनकी जो शेप है वो सेम होती थी। दो फिगर सिमिलर कब कहेंगे? दो अलग अलग फिगर सिमिलर कब होते हैं? जब उनका साइज बेशक अलग अलग होता है, बट शेप शुड बी डिफरेंट। शेप शुड बी सेम। साइज में बी डिफरेंट, साइज में बी डिफरेंट, बट शेप शुड बी सेम। अगर दो आकृति आपके पास ऐसी हैं, उनका आप मेरे दोस्तों साइज बेशक बड़ा छोटा हो सकता है, उनका साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनकी शेप मेरे दोस्तों सेम है, तो हम उन फिगर्स को आपस में एक दूसरे के सिमिलर कहेंगे, समरूप कहेंगे। यानी कि सिमिलरिटी कुछ और नहीं है। सिमिलरिटी का मतलब चीजों को पिचकाना होता है। आप किसी भी चीज को मेरे दोस्तों एक रेशियो से कंप्रेस कर दीजिए। हनुमान जी जो है जय श्री राम बोल के अपने आप को छोटा कर लेते, तो जिस रेशियो में उनके हाथ छोटे हो रहे हैं, उनके पैर भी उसी रेशियो में छोटे हो रहे हैं, उनका मुख भी उसी रेशियो में छोटा हो रहा है, उनकी गर्दन भी उसी रेशियो में छोटी हो रही है, उनकी आंख भी उसी रेशियो में छोटी हो रही है। बात समझे? यानी कि किसी फिगर की हर एक लेंथ को एक करस्पॉन्डिंग रेशियो से पिचका देना ही सिमिलरिटी होती है मेरे दोस्तों। उनकी जो है साइज बेशक अलग अलग होगा, लेकिन बनावट सेम होगी, उनकी शेप सेम होगी। तो ऐसी दो आकृतियां मेरे दोस्तों जिनका साइज बेशक बड़ा छोटा हो, लेकिन उनकी शेप एक जैसी हो, हम उनको क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, दुनिया में जितने भी सर्कल हैं वो आपस में छोटे बड़े हो सकते हैं, दोनों सर्कल छोटे बड़े, लेकिन ये एक दूसरे के सिमिलर हैं भाई। ये एक दूसरे के सिमिलर फिगर हैं। आपको समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में। आप दुनिया में जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज बनाओ जितने भी, वो मेरे दोस्तों साइज में बेशक बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के सिमिलर हैं।
भाई आप इसको पिचकाओगे ना, पिचकाओगे तो एक ऐसा शेप आएगी जो बिल्कुल इसके ऊपर फिट बैठेगी। बात समझ में आई? क्लियर है? आप दुनिया में जितने भी स्क्वायर्स वर्ग बनाओ, जितने भी स्क्वायर्स हैं वर्ग हैं, भाई इस प्रकार से एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है। ये बेशक साइज में छोटे बड़े हैं लेकिन ये एक दूसरे के सिमिलर हैं। आप इसको पिचकाते जाओगे तो एक ऐसा शेप आएगा कि इसको ऊपर रखोगे तो बिल्कुल फिट हो जाएगा। सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत? ये सभी सिमिलर फिगर हैं, तो इनको हम कहेंगे सिमिलर फिगर, कि इनका साइज डिफरेंट, साइज अलग अलग है बेशक, लेकिन इनकी शेप सेम है। अगर दो ऐसी आकृति हो कि उनका साइज भी सेम हो जाए और उनकी शेप भी सेम हो जाए, ऐसी फिगर्स को हम कहते हैं सर्वांगसम या कॉन्गुरेंट। कॉन्गुरेंट, सर्वांगसम, वो आगे पढ़ाऊंगा। तो आपको सिमिलर फिगर्स में और कॉन्गुरेंट फिगर में फर्क समझ में आ गया? दो अलग अलग आकृतियां, उनका साइज भी सेम है और उनका शेप भी सेम है, मतलब दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, जुड़वा भाई हैं, साइज भी सेम, शेप भी सेम। तो ऐसी फिगर्स को हम कहेंगे कॉन्गुरेंट, सर्वांग सम, सारे अंग समान, या कॉन्गुरेंट फिगर्स। समझ गए? तो जितने भी कॉन्गुरेंट फिगर हैं वो सब सिमिलर होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं होते। ये बात सभी को क्लियर हो गई? यस और नो बोलो बेटा, यही तो बेसिक है। अब आपको कौन सा बेसिक चाहिए? जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर हैं वो सारे के सारे सिमिलर होंगे, ठीक है ना? लेकिन मेरे प्यारे भाई, सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंस नहीं होंगे। ठीक? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है मेरे दोस्तों कि सिमिलर क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है। अब आपको इनकी नहीं सिमिलरिटी पढ़नी, आपके जो सिलेबस में है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो है ट्राइंगल की सिमिलरिटी, ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी, त्रिभुजों की समरूपता। पर त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। अब ट्राइंगल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, ट्राइंगल एक बेसिक फिगर है मेरे दोस्तों। ट्राइंगल में 3 साइड होती है, 4 भुजाओं वाले, 5 भुजाओं वाले, 6 भुजाओं वाले, 7 भुजाओं वाले, जितने भी हैं ये सब ट्राइंगल से ही मिलके बने होते हैं। आकाश कह रहे यू शुड हैव टू टीच रेशियो फर्स्ट, देन वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड वेदर व्हाट इज गोइंग ऑन एंड हाउ। आकाश, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड रेशियो देन टेक एडमिशन इन 4th क्लास। इन 4th क्लास देर इज ए बिग चैप्टर ऑफ रेशियो। तुमको शर्म भी नहीं आती है? तुम्हारी ऐसी तैसी। जब तुमको रेशियो ही नहीं पता तो तुम क्यों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो? सड़क साफ करने में कोई बुराई है? रेशियो पढ़ाओगे तो कहोगे परसेंटेज पहले पढ़ाना चाहिए था, जिससे हमें पता लगे कि क्या परसेंटेज होता है। परसेंटेज पढ़ाएंगे तो कहोगे सर नंबर सिस्टम पहले पढ़ाना चाहिए था, जिससे कि हमें इजी कैलकुलेशन आ जाए। नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे सर अर्थमेटिक पहले शुरू करिए, वो पेपर में ज्यादा आता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, नहीं सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में तो एलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है, सर पहले एलजेब्रा पढ़ाओ। बचपन में क्या केवल एस्टेसी करवाइए, बचपन की पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा कि बिल्कुल खत्म कागज की तरह आए हो कि सर हम खत्म कागज है गधे और हमको घोड़ा बना के निकालो 1500 रुपए में। सब कुछ मैं थोड़ा ना करा दूंगा, आप भी तो अपनी तरफ से कुछ करोगे। कहने लोगों तुम सर पहले गिनती पढ़ा देते, पहले जोड़ना घटाना सिखा देते। शर्म भी नहीं आ रही आप लोगों को हैं? मोदी जी ने पकौड़ा तलने की स्कीम कोई गलत नहीं बताई, आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोगों की बुद्धि उसी स्तर की है।
ठीक है, कूड़ा उठा लो भैया, 200 रुपए मिलता है एक घर का सामने से कूड़ा उठाने का, बड़े शहरों में। चलो इधर देखिएगा, जरूर नहीं कि पढ़ के नौकरी ली जाए। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि रेशियो क्या होता है, क्या कर लेगा। बचपन की गलतियों को खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा ना। आपको सिलेबस भी 7-8 महीने में करना है, सिलेबस भी 6 महीने में खत्म करना है, सब कुछ पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है, बचपन के जो पाप है वो भी निपटाने हैं, आपको रिवीजन भी कर देना है। ऐसा कैसे होगा भैया, आप हमें समझाइए। मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि प्रीवियसर का हर टाइप भी कवर हो जाए, है भाई, 6 महीने में सिलेबस भी निपट जाए, रिवीजन भी हो जाए, नए सवाल भी हो जाएं। ऐसा कैसे चलेगा बताइए। चलो ध्यान से समझिएगा, ये बात क्लियर है। तो सभी बच्चों को समझ में आया कि सिमिलर क्या होती है, सिमिलरिटी। अब आपके सिलेबस में ट्राइंगल की सिमिलरिटी, अब बताइए दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल के दो एंगल सेम हैं तो वो सिमिलर हो जाएंगे। हम कैसे पता लगाएंगे कि दो अलग अलग ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो दो ट्राइंगल मेरे दोस्तों सिमिलर तब होंगे जब उनके दो ट्राइंगल सेम हैं, दो एंगल सेम है, सॉरी। अगर किन्हीं भी दो अलग अलग ट्राइंगल के दो एंगल सेम हैं तो जाहिर सी बात है तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। ये बच्चा कह रहा है साइज डिफरेंट बट शेप सेम। देखिए आपके सामने दो ट्राइंगल दिया है तो हम स्केल से नापते नहीं फिरेंगे कि हाँ यार साइज अलग अलग है लेकिन शेप सेम आ रही है, ऐसा नहीं करेंगे। हम किन्हीं भी दो ट्राइंगल को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं है? अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल सेम हो गए मेरे प्यारे बच्चों तो वो ट्राइंगल ऑटोमेटिकली सेम होंगे। क्यों? कि अगर दो एंगल सेम हो गए प्यारे बच्चों तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो केवल आपको यही पता लगाना है मेरे प्यारे भाई। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा। दो ट्राइंगल मैं आपके सामने बना रहा हूं, दो ट्राइंगल इस प्रकार से। ये मेरे दोस्तों 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये ट्राइंगल है मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी, ठीक है। एक मैं आपके सामने दूसरा ट्राइंगल और बना रहा हूं इस प्रकार से। ये ट्राइंगल है मेरे प्यारे बच्चों डी ई एफ। मेरे दोस्तों ये 70 डिग्री है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो आपके सामने दो अलग अलग ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों साइज में छोटे बड़े हैं, इनके दो एंगल सेम हैं, तो जाहिर सी बात है तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगा। नहीं आशीष, 70 डिग्री 60 130 हो गया तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 50 डिग्री 50 डिग्री, क्योंकि सम 180 डिग्री होता है। 70 60 130 तो तीसरा 50 डिग्री। तो दो एंगल सेम है, जाहिर सी बात है तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तो आपके सामने दो अलग अलग ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, दोनों छोटे बड़े हैं, लेकिन दोनों ट्राइंगल ऐसे हैं कि इनके तीनों एंगल सेम है मेरे प्यारे भाई, तीनों एंगल सेम हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर या समरूप होंगे। ये आदमी ने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा। मतलब इस ट्राइंगल को अगर आप पिचकाओ तो एक ऐसी शेप आ जाएगी जो बिल्कुल इसके ऊपर फिट बैठेगी। मतलब इसी ट्राइंगल को एक सर्टेन रेशियो से पिचका के ये बना दिया गया है। इन दोनों ट्राइंगल की बनावट में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, बस ये छोटे बड़े आपको देखने में लग रहे हैं। तो यहां मेरे दोस्तों ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे सिमिलर, और सिमिलर को मेरे दोस्तों इस साइन से दिखाते हैं। जो साइन है ये सिमिलरिटी का साइन है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम मेरे प्यारे भाई इस तरीके से उन्हें डिनोट करेंगे।
ठीक है, बिल्कुल दिमाग में मत लाइए साइड सेम होगा, ये होगा होगा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जितना मैं कह रहा हूं उतना समझो, बाकी सब कूड़े में जाने दो। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां मेरे दोस्तों एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। एंगल बी जो है, सॉरी एंगल ए जो है, यहां मैं ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ना, थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी बच्चों। ये डी कर लेता हूं प्यारे बच्चों, वर्टेक्स से ई कर देता हूं, ठीक है ना। एंगल ए जो है प्यारे बच्चों एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है मेरे दोस्तों वो एंगल एफ के बराबर है। तो इनको हम कहते हैं मेरे दोस्तों करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, यानी कि संगत शीर्ष, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल्स हिंदी में कहेंगे मेरे दोस्तों संगत कोण, संगत कोण। मेरे प्यारे भाई, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, तो इन बराबर एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर संगत कोण कहते हैं। एंगल ए एंगल डी के बराबर है, तो एंगल ए एंगल डी के करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल बी की जगह कौन सा एंगल है, एंगल ई है। एंगल सी और एंगल एफ मेरे दोस्तों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात समझ में आ गई। तो ये होता है मेरे दोस्तों करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल, और हम इसको कहेंगे करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। आप बताओ वर्टेक्स ए की जगह वर्टेक्स ए पे 70 डिग्री बना है, वर्टेक्स डी पे 70 डिग्री बना है, तो ए और डी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स ई आपस में करस्पॉन्डिंग संगत शीर्ष है, संगत शीर्ष, ठीक है ना। ये संगत शीर्ष है, सी और एफ आपस में करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। सभी को बात समझ में आ गई? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। देखिए मेरे दोस्तों, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मेरे प्यारे भाई उसको लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। ध्यान रखिएगा, सिमिलर, ये जो बीच में साइन है सिमिलर का साइन है, समरूप का। ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल डीईएफ के सिमिलर है। करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह दोस्तों करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स रखना, ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर कर दोगे, नहीं, फिक्स ऑर्डर में लिखना है। भाई ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, डी है, तो मेरे दोस्तों हमने ए के करस्पॉन्डिंग डी लिखा है। बी के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, ई है, बी के करस्पॉन्डिंग आपने ई लिखा है। सी के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एफ है। देखो एंगल सी और एंगल एफ बराबर है ना, तो सी के करस्पॉन्डिंग आपने एफ लिखा है। आपको ऐसे ही लिखना है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि डीएफ की तो आप कहोगे सर मैं ऐसे लिख देता हूं ईडीएफ, नहीं, ये गलत हो जाएगा कि ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ई नहीं है। सभी को बात समझ में आई? तो लिखने का एक सुचारू रूप से अच्छा तरीका है, वही उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आपको दूसरे ट्राइंगल में लिखना है। तो ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल डीईएफ के समरूप हो गया, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि संगत भुजाएं। करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड होती है, संगत भुजाएं होती हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अपोजिट साइड, यानी कि सामने की भुजाएं, अपोजिट साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स को हिंदी में क्या कहेंगे, संगत भुजाएं। करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की जो साइड होती है मेरे दोस्तों, वो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, संगत भुजाएं होती हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और दो सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है।
दो समरूप त्रिभुजों में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो समरूप सेम होता है, मतलब यहां पिचका के ही तो ये ट्राइंगल बना है। भाई ए बी को जिस रेशियो से पिचकाया गया है, बीसी को उसी रेशियो से पिचकाया है, एसी को भी उसी रेशियो से पिचकाया है। आप बोलोगे जी सर। अब मेरे दोस्तों यहां वर्टेक्स ए के सामने की साइड बीसी है, बीसी। ध्यान सुनिएगा, पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं तो पहले यही लेना है, बाद में ले रहा हूं बाद में यही लेना। वर्टेक्स ए के सामने की साइड है बीसी, यहां 70 डिग्री के सामने की साइड बीसी है, यहां 70 डिग्री के सामने की साइड ईएफ है। तो जो रेशियो बीसी से ईएफ का होगा मेरे प्यारे बच्चों, सेम वही रेशियो क्या होगा करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। यहां 60 डिग्री के सामने वर्टेक्स बी के सामने एसी है, एसी। तो मेरे दोस्तों यहां भी मेरे प्यारे बच्चों इस 60 डिग्री के सामने डीएफ है, ये रेशियो सेम होगा। आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया। यहां 50 डिग्री के सामने कितना है मेरे दोस्तों, ए बी। आप बोलोगे जी सर, यहां सेम करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है एफ, एफ के सामने क्या है, डी। आप बोलोगे जी सर, यानी कि रेशियो इज द सेम मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ रही है। आप बोलोगे हां जी सर, सभी को समझ में आ गई। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, क्योंकि यहां तीनों एंगल सेम हैं। इक्वल एंगल्स को हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड को हम करस्पॉन्डिंग साइड कहते हैं। दो ट्राइंगल अगर हम सिमिलर हैं तो ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी। दो सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, वो हमेशा सेम होता है मेरे प्यारे भाई, हमेशा इक्वल होता है। क्लियर है कि अगर ये रेशियो इक्वल नहीं हुआ तो इनकी बनावट अलग हो जाएगी ना। भाई लोग बड़ी खाट भी बनवाते हैं, छोटी खाट भी बनवाते हैं, तो भाई जितने पाए छोटे करोगे उतना ही उसका बेस छोटा होगा। सब चीज सेम रेशियो से चेंज होती है, अनुपात सेम। केवल जिस रेशियो में साइड ए बी को कंप्रेस किया है, उसी रेशियो से साइड बीसी को पिचकाया, उसी रेशियो से साइड एसी को पिचकाया है। ठीक है ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। अब आप इसको यहां से भी देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, यहां ए बी है, ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड देखो डीई है, डीई। तो ए बी बटे डी, ए बी के करस्पॉन्डिंग, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, ए बी के करस्पॉन्डिंग यहां पे डीई है, सॉरी डीई है, ये डीई आएगा, सॉरी डीई। ठीक है ना, देखिए ए बी के करस्पॉन्डिंग डीई है मेरे प्यारे भाई। देखिए बी, बी के करस्पॉन्डिंग क्या है यहां पे ईएफ। देखो बी, क्या गलत गलत लिख दिया यार सब, एबीसी है यार ये, एबीसी। देखिए बीसी के करस्पॉन्डिंग क्या है, बीसी के करस्पॉन्डिंग ईएफ है, लिखा हुआ है। आप बोलोगे हां जी सर। मेरे प्यारे भी देखिए एसी, एसी के करस्पॉन्डिंग क्या साइड है, पहला और आखिरी रहे डीएफ। देखो एसी के करस्पॉन्डिंग डीएफ है, एसी बटे डीएफ। तो यहां से भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। भाई ए बी है, यहां जहां ए बी लिखा हुआ है उसी के करस्पॉन्डिंग डीई है। बीसी, बीसी के करस्पॉन्डिंग ईएफ है, यहां एसी, एसी के करस्पॉन्डिंग डीएफ है। सेम दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सभी को बात समझ में आ गई। तो दो सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है मेरे दोस्तों, वो सेम होता है। अब मैं आपके सामने एग्जांपल के लिए फिर से एक ट्राइंगल बना देता हूं इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। भाई ये ट्राइंगल आपके सामने एबीसी है और दूसरा ट्राइंगल मेरे दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से है, ये डीईएफ। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर ये वाला एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। यहां पर भी ये वाला एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों कि ये लेंथ 6.3 सेंटीमीटर है, 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और ये 4.9 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, और मेरे दोस्तों ये लेंथ जो है आपकी 10.8 सेंटीमीटर है, 10.8 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताइए कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, ईएफ, ये लेंथ कितनी होगी, जवाब दीजिए।
ये सवाल मैंने आपके सामने पूछ लिया। आपके सामने दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों में ही एंगल अल्फा बीटा गामा है, तो यहां ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। भाई यहां गामा के सामने 6.3 है, यहां गामा के सामने 4.9 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड हो गई। बच्चों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना आएगा भाई, किससे जा रहा है, 7 से। 7 नाम 63, 7 सत्ते 49, 9:7। तो यहां अल्फा के सामने भैया ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ये भी तो 9:7 होगा, ये भी तो 9:7 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। तो 9 की वैल्यू सवाल में 10.8 सेंटीमीटर दे रखी है, 1.2 गुना। तो यहां भी 7 की वैल्यू भी 1.2 गुना आ जाएगी, यानी कि 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर, क्लियर है। अगर ये रेशियो 9:7 है करस्पॉन्डिंग साइड का, तो ये रेशियो भी तो 9:7 होगा। चाहे तो आप इस तरीके से पूरा फिगर में कर सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख के कर सकते हैं। भैया गामा के सामने 6.3 है, या गामा के सामने 4.9 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है मेरे दोस्तों ये बराबर। भाई यहां अल्फा के सामने बीसी है, और मेरे बीसी जो है वो आपको 10.8 दे रखा है, और ये अल्फा के सामने ईएफ है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए 7 नाम 63, 7 सत्ते 49, 9 से 1.2 टाइम्स चला जाएगा, तो 1.2 सत्ते 8.4 सेंटीमीटर, ये आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आ गया। तो चाहे आप ऐसे लिख के कर लो, पहला ट्रायंगल ले रहे हैं तो पहला लिखना पड़ेगा, बाद में दूसरा, ठीक है। या फिर इस तरीके से कर लो। अब मैं आपसे ये पूछने लागू कि मेरे प्यारे भाई ये वाली जो साइड है आपकी है भाई, फाइव 5.25 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ ये वाली साइड कितनी होगी एसी, करो। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो गामा के सामने 6.3, गामा के सामने 4.9, 9:7 का रेशियो है, 7 नाम 63, 7 सत्ते 49, तो ये रेशियो भी 9:7 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। ये रेशियो भी 9:7 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 9:7 होगा। सवाल में 7 की वैल्यू 5.25 सेंटीमीटर दे रखे, कितने गुना, तो आपका जवाब होगा सर 7 सत्ते 49, 3 7 पंजे 35, 0.75 टाइम्स है, 0.75 टाइम्स आ जाएगा। 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 4 67, 6.75 सेंटीमीटर, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। बोलो कोई तकलीफ, कोई समस्या, हाँ जी बताइए करके। यस और नो, ठीक है। चलिए भाई, तो आज की कहानी को मैं यहीं विराम देता हूं, बाकी हम कल करेंगे। कल इसकी थ्योरी भी बता दूंगा और कल इस पे बेस सवाल भी शुरू कर देंगे। आज